Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 17, 2024 and the day is Saturday. तो चलिए पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन ये है कि 3 फेज़ में पोल स्टार्ट होने वाले जम्मू कश्मीर में अगले महीने में, और काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा हरियाणा में भी नए हाउस के लिए वोटिंग होगी। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं और यूटी जब से बना है जम्मू कश्मीर तब से भी कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो अब 3 फेज़ में ये इलेक्शन शुरू होगी। सितंबर अक्टूबर में होगा ये इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने इसका पूरा शेड्यूल निकाल दिया है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो 18 सितंबर को होगा, 25 सितंबर को होगा, 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शंस होंगे 1 अक्टूबर को और काउंटिंग 4 अक्टूबर को होगी। इसके अनाउंसमेंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ आप देख लें कि जैसे ही ये पोल डेट अनाउंस हुई ना तो एक रीशफल देखा गया जम्मू कश्मीर में। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही डेट निकाली तो चेंजेस हो गई। ठीक है, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के डीजीपी थे आर स्वान, उनको रिमूव कर दिया गया, वॉज रिमूव्ड एज जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस ऑफ चीफ, और उनकी जगह एडीजीपी नीतीश कुमार आ गए हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो एडीजीपी कुमार जी हैं वो 1999 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि ओरिजिनली जम्मू कश्मीर कैडर से ही थे और अब ये जो हैं वो एगमेंट कैडर को सर्व करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। उसके अलावा आप एक और न्यूज़ दे सकते हैं कि SSLV D3 ये जो है वो सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो कि कहाँ है, श्रीहरिकोटा, वहाँ से लिफ्ट ऑफ करता है और इसके लॉन्च के सक्सेस को इसरो ने बहुत अच्छे से सक्सेस को सेलिब्रेट किया है और इसके बारे में भी हम डिटेल्स देखेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो यूनुस जी हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि चीफ एडवाइज़र है इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल किया है और अश्योर किया है कि वो सिक्योरिटी और सेफ्टी देंगे किनको, हिंदू और बाकी जो माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में हैं। ठीक है, तो ये पहला हाई लेवल कांटेक्ट हुआ है दोनों कंट्री के बीच में जब से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हट गई हैं और बहुत कंसर्न ऐसे आ रहे थे कि अब माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि शेख हसीना जी से हमारे अच्छे रिश्ते थे। तो लेकिन यूनुस जी ने कहा है कि हम ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कोलकाता रेप मर्डर केस है उसके जो एक्स प्रिंसिपल थे उनको, क्योंकि ये केस अब CBI को दे दी गई है, तो अब एक्स प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। CBI को केस जाने के बाद ये चीज़ बहुत डिटेल में देखी जाएगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट कि इंडिया को 60 से 148 मिलियन जॉब्स चाहिए होंगी अब आने वाले 6 साल में, तब जाके इंडिया का कुछ होगा। जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 है ना, उसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया को 8 मिलियन नई जॉब बनाने की ज़रूरत है आने वाले 10 साल में। ये किसने कहा है? देखो, गीता गोपीनाथ IMF की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है गीता गोपीनाथ का, ये आप याद रखेंगे। IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने कहा है कि इंडिया को 60 मिलियन से 148 मिलियन तक एडिशनल जॉब बनाने की ज़रूरत है 2030 तक, तब जाके हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। तो ये कुछ आपके हेडलाइंस थे। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स। चलिए, पहली न्यूज़ जिसके बारे में जो फ्रंट पेज पे भी थी, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 10 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और बैलेट इज़ द बेस्ट आंसर टू बुलेट, जिस पे हमने बात की थी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं असेंबली पोल का। शेड्यूल ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर में 3 फेजेज़ में ये हो रहा है। फ़ेज़ 1 में 24 सीट्स पे होगा इलेक्शन, फ़ेज़ 2 पे 26 सीट्स और फ़ेज़ 3 पे 40। तो टोटल कितना बन के आ जाता है? 80। ठीक है, उसके अलावा 80, जो कि टोटल 90 इधर सीट्स हैं और हरियाणा में भी 90 हैं। तो दोनों साइड कितनी होगी? 90 सीट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 90 सीट्स हैं जो कि कैसे डिवाइडेड है, 24, 26 एंड 40 के। तो ये चीज़ जो है वो किसने अनाउंस किया? तो ये अनाउंस किया हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी बताते हैं कि ये जो दिस इलेक्शन शेड्यूल इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन इन फ्यू डेकेड्स। पिछले कुछ डेकेड्स में ये शॉर्टेस्ट है। देखिए,
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इलेक्शन होगा वो शॉर्टेस्ट होगा फॉर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन इन अ फ्यू डेकेड्स। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, दोनों हाउसेज में 90-90 सीट है, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, ऐसा ड्राफ्ट इलेक्टोरल पोल में कहा गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 87.09 लाख इलेक्टर जम्मू कश्मीर में है और 2 करोड़ के अराउंड हरियाणा में है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो फेज़ 1 का इलेक्शन होगा जिसमें 24 असेंबली हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो कहाँ कहाँ होगा? अनंतनाग, किश्तवाड़, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाले ना बड़े चैलेंजिंग एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। उसके अलावा जो नेक्स्ट 26 वाली होंगे वो 26 की सीट्स पे होंगी, तो वो राजौरी, रियासी, पुंछ, बुडगाम, श्रीनगर और गंडेरवाल डिस्ट्रिक्ट। और आखिर के जो 40 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो जम्मू, संबा, उधमपुर, कठुआ, कुपवारा, बांडीपुरा और बारामूला। तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जो फेज़ 1 है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी वाले एरियाज हैं। अब ये भी बता दें कि ये शॉर्टेस्ट असेंबली इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर के आखिरी 28 सालों में। 2014 में हुआ था, 2008 में, 2002 में और 1996 इलेक्शंस वर हेल्ड ओवर 5, 7, 4 एंड 4 फेजेस रिस्पेक्टिवली। यानी कि लास्ट सबसे कम 4 फेज़ हुआ था, पर ये तो उससे भी कम है, 3 फेज़ है। तो अब आपको क्या क्या पता चल गया? 1996 में हुए हैं, 2002 में से इलेक्शंस हुए हैं, 2008 में, 2014 और 2014 के बाद डायरेक्टली 2024 में हो रहे। तो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, सबसे छोटा फेज़ है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज यू नो बैलेट इज़ द बेस्ट आंसर टू बुलेट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है कि इसरो ने SSLV का सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है। SSLV डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू इसरो। तो जो SSLV है वो इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये अपने 3rd और फाइनल डेवलपमेंट स्टेजेस में इंडक्ट हो चुका है और अब जो है वो इसरो का एक ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल बन गया। ऑपरेशनल का ये मतलब होता है कि अब ये एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लॉन्च करने में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो SSLV जो है वो एक इम्पॉर्टेंट गेम इसलिए हो जाता है, एक रिमार्केबल माइलस्टोन इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी इसरो के जो चेयरपर्सन है जिनका नाम क्या है, S सोमनाथ, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाती है। तो अब हम लोग डिटेल करते हैं कि क्या है SSLV, ठीक है? तभी पता चलेगा आपको। SSLV का फुल फॉर्म जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, इट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च। दूसरी चीज़ है इसके फीचर्स। तो देखो फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। पहला फीचर ये है कि ये 3 स्टेज का सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है। सॉलिड प्रोपल्शन, एक होता है लिक्विड, एक होता है क्रायोजेनिक, ये 3-4 टाइप्स होते हैं। आपको सबका याद रखना पड़ता है जब हम PSLV पढ़ते हैं या GSLV पढ़ते हैं। ये सारे आपने पढ़े होंगे, सैटेलाइट लॉन्चर्स व्हीकल, लॉन्च व्हीकल का नाम। ये सब क्या है? ये लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल का क्या मतलब होता है? ऐसे व्हीकल जिससे हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। कहाँ पे? तो आउटर स्पेस में। लॉन्च करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो कोई गाड़ी, जैसे हम बैठकर कहीं घर जाते हैं तो ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, वैसे ये लॉन्च व्हीकल होते हैं। यही ऑर्बिट में जाके लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को। तो एक था पोलर PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। अब आ जाता है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये सारे अलग हैं, PSLV के अलग स्टेजेस हैं, GSLV के अलग। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब PSLV लॉन्च करता है ना, तो PSLV हमेशा रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करता है, ठीक। और जब GSLV को हम लोग लॉन्च करते हैं ना, जब GSLV लॉन्च होता है तो GSLV जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा GSLV के जो होता है वो मिक्स होता है, इसमें सॉलिड स्टेज भी होता है और लिक्विड स्टेज भी होता है, ठीक है। और एक इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज होता है। क्रायोजेनिक स्टेज एक इंडिजिनस स्टेज है। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ठंडा एक स्टेज होता है। ये सारे स्टेजेस हैं। अब ये आपने देख लिया। अब SSLV को देखते, थोड़ा मैंने ऐसे बता दिया ब्रीफ में ताकि आपके दिमाग में रहे, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं SSLV की। तो SSLV तीनों सॉलिड है। उसके अलावा इसमें एक लिक्विड मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ये टर्मिनल स्टेज का है, ठीक है, ये टर्मिनल स्टेज का है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके डायमेंशंस की बात करें तो 2 मीटर का डायमीटर है, 34 मीटर की लेंथ है। कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना बोझ उठा सकता है, तो 500 किलोमीटर का सैटेलाइट 500 किलोमीटर के ऑर्बिट तक ले जा सकता है, तो अच्छा खासा है। अब देखो इतनी बड़ी चीज़ क्यों बन रही है ये, अगर ये इतना ले जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसके कुछ की फीचर्स हैं जो इसको इतना इंपॉर्टेंट कर देते हैं। पहला ये कि लो कॉस्ट में बन जाता है। सोचो हमारा ऑलरेडी जो इसरो है ना, वो बाकी जैसे नासा या बाकी के जो भी स्पेस
स्पेस एजेंसीज हैं उनके फ्रैक्शन के पैसे में, उससे आधे से आधे कौड़ी के दाम पे सैटेलाइट्स लॉन्च कर देता है, जो कि बहुत बड़ा, एक मूवी जो बनती है ना हॉलीवुड की, उस पैसे से भी कम में हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा डील है। तो सोचो अगर इस तरह के लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आ गए तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये लो कॉस्ट का है, लो टर्न अराउंड टाइम है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी है इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट। इसका ये मतलब है कि अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स हम इससे लॉन्च कर सकते हैं, एक ही तरह के नहीं। उसके अलावा जो इसको बनाने का खर्चा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहाँ से ये लॉन्च होगा, वो भी बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। दूसरी न्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये देखो, यही जम्मू कश्मीर में जो पहला असेंबली पोल हो रहा है डेकेड में, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इसीलिए इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं किस तरह से चेंजेस आई हैं। तो 2018 में बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उससे अपना सपोर्ट ले लिया और वहाँ की जो अलायंस की गवर्नमेंट थी वो जो है वो गिर गई। ठीक, गिर गई। उसके बाद क्या होता है, कुछ एक नया ग्रास रूट गवर्नेंस स्टार्ट होता है जिसको डीडीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो डीडीसी है वो लॉन्च होता है 2020 में। ये डीडीसी में 14 मेंबर के काउंसिल होते हैं। ठीक है, 14 मेंबर लोग का काउंसिल होता है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है डेवलपमेंट देखना। ठीक, ये डेवलपमेंट देखते हैं। अब क्या होता है, डेवलपमेंट देखने की वजह से यहाँ पे पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। तो डीडीसी का इन लोगों के साथ जो है वो मैनेजमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट हो जाने की वजह से अब पता चलता है कि अब इलेक्शन की ज़रूरत है, तो इसीलिए मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं पंचायत और सिविक बॉडीज़ के बीच में, जबकि डीडीसी जो है वो 4 ईयर में खुद कोई मीटिंग कर ही नहीं पाया। तो बहुत दिक्कत हो रहा था इनको, ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करने में दिक्कत हो रही थी। तो अब इलेक्शंस होंगे, तो असेंबली इलेक्शंस होंगे तो अच्छे से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको पता ही आर्टिकल 370 का जो एबॉलिशन हुआ है 2019 के बाद, उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसके बाद ये बहुत बड़ा डील है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक दूसरी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो गुपकर डिक्लेरेशन। क्या होता है ना, जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी अपना सपोर्ट वगैरह उठा लेती है 2018 से, तो 2019 के टाइम क्या होता है कि 3 चीफ मिनिस्टर फारूक, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये लोग मिलकर इनको क्या किया जाता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जेल में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, ये लोग जो हैं बाहर आते हैं और ये लोग एक गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल्स अलायंस बनाते हैं जिसको बोलते हैं PADG। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे साथ में आ जाते हैं, इनको ये लोग बोलते हैं नॉन इलेक्टोरल अलायंस। साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, सब मिल जाते हैं आसपास और मिलकर जो ये फाइट करते हैं, क्या अगेंस्ट व्हाट, ये फाइट करते हैं, ये जो 370 आर्टिकल रिवोकेट हुआ है और 35A, तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ये इस तरह का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंजेस आई हैं, उसके बाद जाकर ये पहला असेंबली पोल होने वाला है। उसके अलावा है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वो है अभी हमारे 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ विनर्स चुनाए हैं। अब इन विनर्स के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम आ सकते हैं आपके लिए। पहली चीज़ होती है प्ले। ठीक है, तो आपको बता दें कि 2023 में एक मलयालम फिल्म आती है आटम। उस आटम को जो है वो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और ये पहले भी ये जो फिल्म है ना आटम, उसको 2023 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में ग्रैंड जूरी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 54th इंटरनेशनल गोवा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था अपने इंडिया में ही हुआ था ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ था, गोवा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन हो जाएगा आपका, गोवा में हुआ था, वहाँ भी इसको अवार्ड मिला था। उसके अलावा अब कौन कौन से एक्टर्स को कौन सा रोल में बेस्ट एक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस तो मैं बता देती हूँ आपको। बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी ने एक 2022 में फिल्म की थी कंतारा, प्लीज़ देखें आप लोग, बहुत अच्छी मूवी है ये। एक 2022 की एक्शन थ्रिलर मूवी थी, इसके लिए ऋषभ शेट्टी जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। ये है ऋषभ शेट्टी जी। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है नित्या मेनन को। ये है नित्या मेनन, किस फिल्म के लिए, तो एक तमिल रोम कॉम के लिए जिसका नाम है तिरुचित्रम्बलम। आई एम सॉरी अगर मैं इस नाम को थोड़ा बुचर कर दूं क्योंकि ये साउथ इंडियन मूवी का नाम है। तो इस मूवी के लिए मिला। इसके अलावा एक मानसी पारेख हैं, ये मानसी पारेख, इनको एक गुजराती ड्रामा कच्छ एक्सप्रेस के लिए जॉइंटली इन दोनों ने अवार्ड शेयर किया। दोनों लोग, 2 एक्ट्रेसेस को बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। ठीक है, उसके अलावा सूरज बड़जात्या जी को बेस्ट डायरेक्टर रोल मिला है। 2022 में एक हिंदी एडवेंचर फिल्म आई थी ऊंचाई। इस ऊंचाई में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर थे, जैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और नीना गुप्ता और सारिका। ये 5 लोग थे, बहुत फेमस
फेमस वेटरन एक्टर्स हैं। ये कहानी रहती है 3 दोस्तों की जो कि जाते हैं एवरेस्ट के बेस कैंप पे अपने फ्रेंड की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इस मूवी को सूरज बड़जात्या जी ने शॉट किया था और इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। और जो नीना गुप्ता जी इस फिल्म में थी, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। म्यूज़िक डायरेक्टर में जो बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन अवार्ड है वो एज़ यूजुअल हमारे लेजेंड ए आर रहमान जी को मिला है। और जो बेस्ट सॉन्ग है ना, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन, वो प्रीतम जी को मिला है। किसके लिए? तो मणि रत्नम जी की 2022 में एक मूवी आई थी पोनियन सेल्वन, ये भी बहुत अच्छी मूवी है, ये भी देखें जब टाइम मिले पढ़ाई के बाद। ऑफ कोर्स पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, जो अयान मुखर्जी हैं उनको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन इन द फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर अयान मुखर्जी को मिला है। ओके, सॉरी, ए आर रहमान जी को मणि रत्नम के पोनियन सेल्वन के लिए मिला था और अयान मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन ए आर रहमान और प्रीतम म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए। इसके अलावा जो मराठी लैंग्वेज की मूवी थी जिसका नाम था मर्मर्स ऑफ द जंगल, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिली है। और जुनियोता वॉइड, इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो ये सारे, ये आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट से भी डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो ये कुछ अवार्ड्स मिले थे, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट था, ये नाम आपको याद रखना है। 70वीं नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। नेक्स्ट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बोला था जब भी मैं आऊँगी आप लोगों के लिए साइंस स्पेसिफिक तो कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी ही। तो वैसे भी आज की न्यूज़ में आपको पता ही होगा, यूरोपियन यूनियन की बॉडी ने एम पॉक्स के रिस्क अलर्ट को मॉडरेट कहा है। पाकिस्तान में 3 केसेस आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो कॉन्गो रिपब्लिक है ना, उसमें इतने केसेस आ गए थे कि WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या है, एम पॉक्स है क्या? तो एम पॉक्स एक मंकी पॉक्स वायरस से होता है, वायरल डिजीज़ है। इसका पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1970 अफ्रीका में। इसके 2 टाइप हैं, क्लैड 1, क्लैड 2। हर के वेरिएंट होते हैं ना, वैसे इसके टाइप हैं। क्लैड 1 का ओरिजिन सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था और क्लैड 2 का वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एमपॉक्स इन्फेक्शन जो है, इसमें होता क्या है, इसमें ना पस फिल्ड लीजन का मतलब पस से भरा हुआ एक घाव हो जाता है और फ्लू की तरह सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, फ्लू होता है, फीवर होते हैं, हेडेक होता है, ठीक है, फीवर, हेडेक, मसल पेन भी देखा गया है कई जगह, बैक पेन देखा गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉक्स की तरह रैशेज हो जाती हैं इसमें, ठीक है। और लिम्फ नोड स्वोल कर जाते हैं, स्वोलन लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है वो स्वेल कर जाता है। लिम्फ नोड आपको पता होगा ब्लड जैसे होता है ना, ब्लड ऐसे एक लिम्फ का भी सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी ये सारी चीज़ें देखता है। तो लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड होते हैं, वैसे ही लिम्फ नोड स्वेल कर जाता है। अब क्या है, ये बहुत ही उतना खतरनाक अभी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, जो क्लेड 1 है ना, उसका भी एक सब टाइप आ गया है, क्लेड 1B, और ये जो है कॉन्गो में एंडेमिक हो चुका है। अब क्या हो गया है कि ये केसेस को, जो एमपॉक्स के केसेस है, जब इसको एसेस किया गया तो बोला गया इसका रिस्क मॉडरेट से लो है, मतलब जान नहीं जा रही, लेकिन ये फैल तो रहा है ना। पाकिस्तान में अभी तक 3 केसेस कंफर्म हो गई, जो गल्फ से लोग वापस आए वहाँ से 3 केसेस कंफर्म हो गई हैं। तो ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है, तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आती है कि एक जूनोटिक बीमारी है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जूनोटिक होता क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पैंडेमिक जब हमारा कोरोना वायरस आया था तो भी ये टर्म बहुत फेमस हुई थी। तो ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज़ जूनोटिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। क्लेड 1, क्लेड 2 याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, बहुत ही फेमस सीरीज़ फ्रेंड्स के, जिनका नाम था मैथ्यू पेरी। उनकी डेथ हो जाती है और उनके डेथ के बाद जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह बाहर आती हैं तो पता चलता है कि इनकी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से डेथ बताई गई। जब इनकी डेथ के केसेस आए थे तो पता चला था ये एक्सीडेंटली डूब गए थे अपने ही जकूज़ी में, जो घर में इनका स्विमिंग पूल होता है, इसमें इनकी एक्सीडेंटल अपनी ही जकूज़ी में डूबकर जान चली जाती है। अब क्या होता है, पता चलता है जब इनकी ऑटोप्सी होती है तो पता चलता है इनके बॉडी में केटामिन मिला था। अभी केटामिन का ओवरडोज हो गया था इनके बॉडी में, जो इनके
असिस्टेंट ने ओवरडोज किया था। अब ये अनक्लियर है कि इन्होंने बोला था उनको ज़्यादा देने के लिए, असिस्टेंट ने खुद दिया था। लेकिन अब इससे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ नहीं होती कुछ भी कि क्या रीज़न था, क्या केटामिन ओवरडोज क्यों किसने दिया, इंपॉर्टेंट है केटामिन है क्या। तो ये साइंटिफिक चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केटामिन का दूसरा नाम AKA मतलब ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसको दूसरा नाम केटालार भी बोलते हैं। केटामिन डिराइव होता है एक हेलुसिनोजिक ड्रग। हेलुसिनोजिक का मतलब क्या होता है, हेलुसिनोजेनिक का मतलब होता है हेलुसिनेट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे सपने आने लगना, जो चीज़ हो नहीं रही है उसको देखना शुरू कर देना, उसको कहते हैं हेलुसिनोजेनिक, ठीक है। एक ड्रग है जिसका नाम है फेनसाइक्लिडीन। क्या नाम है, फेनसाइक्लिडीन, PCP। इस ड्रग से इसको बनाया जाता है केटामिन को। क्या होता है ना, ये मोस्टली दिया जाता है ऐसे इंसान को जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, PTSD है। ये पेन रिलीफ करता है, किसी भी तरह का दर्द है ना, जैसे भूलने के लिए उस दर्द को, क्योंकि आपको फील ही नहीं होगा पेन। वर्किंग क्या होता है, कैसे ये काम करती है ये ड्रग, तो ये क्या करता है, हमारे जो ब्रेन है ना उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक NMDA रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। यही रिसेप्टर दर्द फील कराता है। जब आपके हाथ पैर में चोट लग जाती है तो दर्द कैसे होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में सेंस जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। जब नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स जो होते हैं ऐसे से दिखते हैं न्यूरॉन्स, इसके थ्रू क्या होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू रिसेप्टर्स जो हैं हमारे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं कि चोट लगी है, दर्द हो रहा है। अगर आप यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यहाँ पे मैसेज होता है, केमिकल मैसेजिंग होती है, केमिकल्स यहाँ पे बनते हैं, वो एक जगह से दूसरे न्यूरॉन में फैलाते हैं और ऐसे बॉडी को पता चलता है। अगर इसी को ब्लॉक कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे यहाँ पे NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट बढ़ जाता है और फिर दर्द पता नहीं चलता है। इससे क्या होता है, अब कोई केटामिन ले ले तो दर्द तो रुकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट क्या होता है, सेंस ऑफ डिसकनेक्शन। इंसान को पता ही नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, वो हेलुसिनेट करने लग जाता है, उसको कुछ से कुछ दिखने लग जाता है जो हो भी नहीं रहा है। उसके अलावा साइट, साउंड, सेंस सब खत्म हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत फेमस एक्टर थे, बट देयर इज़ अ डाउन साइड। हर चीज़ का एक थोड़ा दूसरा रूप भी होता है। अपने फेमस होने का भी दूसरे एक दुख होते हैं। फेमस होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ही वॉज अ वेरी बिग एक्टर, वेरी ह्यूज एक्टर, लेकिन अब इनकी डेथ हो चुकी है। अब केटामिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हेलुसिनोजेनिक है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अभी ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, इट वाज बैक टू द पीपल। वापस से लोगों के हाथ में पावर आ गई है। बहुत टाइम से ये चीज़ रुकी हुई थी। आपको पता है ये जो एब्रोगेशन हुआ है सेक्शन 370 का और 35A का, इसके बाद लोगों को जो है ना हाथ में पावर चाहिए थी। तो पावर कैसे मिलेगी, जब उनको वोट करने का पावर मिलेगा। ऐसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी ने मेंशन भी किया 3.71 लाख वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे इस असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के लिए 370 हटना और स्पेशल स्टेटस के हटने के बाद ये इन्होंने इसको कहा है आवाम की उम्मीदें, लोगों की जो होप्स है ना, वो इलेक्शन ही पूरी कर पाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसी वजह से इसको इम्पोर्टेंटली देखना है हमें। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंडिया AI मिशन। सेंटर ने फाइनलाइज किया है 1000 GPU अंडर इंड AI मिशन। इंड AI मिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इंड AI मिशन कमिटमेंट है कि हम अपने इंडिया में भी एडवांस AI इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे। इंडिया में डेवलप किया जाएगा इंडिजिनस लार्ज मल्टीमोडल मॉडल्स। अब क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको एलोकेट किया गया था यूनियन बजट 2024-25 में 551 करोड़ के अराउंड, ताकि हम अपना भी AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को रोबस्ट कर सके। जब भी AI बनेगा, AI तो आपको पता कंप्यूटर में ही होता है, तो AI तो गेम ही डेटा का है। डेटा दोगे तो डेटा आएगा। इस डेटा को मैनेज करने के लिए GPU चाहिए होता है। GPU क्या होता है, इट इज़ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। GPU का फुल फॉर्म होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती क्या है, तो ये एक स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये सर्किट मदद क्या करता है, जब कंप्यूटर में कोई ग्राफिक बनाते हैं ना, उसको एक्सीलरेट करने में मदद करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है कि अच्छा ग्राफिक बने, जल्दी जल्दी एक्सीलरेट करे, बढ़िया ग्राफिक क्वालिटी हो। तो इसके लिए जब तक GPU का टेंडर सेंटर ने फाइनलाइज कर दिया कि वो 1000 GPU का टेंडर प्रोक्योर करेगी इंड AI मिशन के अंदर, और GPU आएगा तो सक्सेसफुल बिडर्स आएंगे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और फिर उसके बाद बिल्ड किया जाएगा इस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन हो जाता है इंड AI मिशन।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। रेड सी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है मैंने, एंड डू कमेंट कि क्या राइट आंसर है। चलिए इसको नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं लास्ट वाली जो आपको क्वेश्चन दी थी उसके आंसर्स बता देती हूँ। जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, वो क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है OECD का। तो आपका आंसर हो जाता है सी, नॉट बी, इट्स सी, कि OECD ना कोई कॉमन करेंसी नहीं बनाता है। इसके अलावा ये बाकी तीनों चीज़ें करता है, कोई कॉमन करेंसी नहीं बनाता। और उसके अलावा जो आपकी आई एम सॉरी इसका आंसर बी ही है, क्योंकि हम OECD की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है OECD का। तो OECD जो है वो क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं करता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे, वो इंडिया के कौन है, ही इज़ जनरल अनिल चौहान। तो इसका आंसर हो गया बी और इसका आंसर हो गया सी। तो कमेंट सेक्शन में जिसने भी बी और सी आंसर लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आज का भी आंसर आप कर दें। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सो डू लेट मी नो कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो फ्यूल एक्सपोर्ट है ना टू यूरोप हैज़ शिफ्ट इंटायरली टू लॉन्गर रूट अराउंड अफ्रीका। आपको मैं बता दूं कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल लेती थी, कहाँ से, रशिया से। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ का शिफ्ट जो है वो इंडिया की तरफ आ गया था, और हमने अराउंड 4,25,000 BND जो BPD है उतना अराउंड हमने एक्सपोर्ट किया था फ्यूल का इन दिसंबर। लेकिन क्या होता है ना, अभी आपको पता होगा इज़राइल और पैलेस्टीन वाले इशू के बाद से जो रेड सी वाला एरिया है, रेड सी वाले एरिया पे ना बाब एल मंदेब के टाइम जो हूती रिबेल्स हैं यमन के, वो बाब एल मंदेब स्ट्रेट के अराउंड, जो कि रेड सी से सुएज कनाल लेके जाता है, जो कि कहाँ है, इधर यहाँ बाब एल मंदेब स्ट्रेट, यहाँ पे क्या करते हैं, हूती रिबेल्स जो हैं वो बॉम्बिंग करके बहुत सारे जो रूट है ना उसको ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे जाना एक बहुत ही स्कैरी चीज़ हो जाती है, सिक्योरिटी इशू हो जाती है। इस वजह से जितने भी कार्गोज़ हैं वो ये सुएज कनाल रूट छोड़कर वो ये केप ऑफ गुड होप रूट, जो कि कहाँ जाता है, जो अफ्रीका होके जाता है, केप ऑफ गुड होप रूट, वहाँ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। कितना, 15 से 20 दिन ऐड कर देता है यूरोप जाने में। अब सोचो, जब दिन बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ जाता है। इस वजह से किसका कॉस्ट, फ्रेट का कॉस्ट बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाती है, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, तो एक्सपोर्ट भी घट गया। अब ये इस फ्यूल एक्सपोर्ट में आप देख सकते हो कि देखो जुलाई मार्च में कितना था, अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो रेड सी वाला एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे हूती रिबेल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया का जो फ्यूल एक्सपोर्ट जुलाई में है वो अराउंड 2,76,000 बैरल क्लोज कर रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत गिर गया, डिप हो गया है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, वो प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि रेड सी सुएज कनाल वाले इशू एरिया में यहाँ यमन है, यमन आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ, यहाँ वाले एरिया में यमन है, यहाँ से हूती रिबेल अटैक करते। तो इंडिया यहाँ से ऐसे ही स्विच कनाल होते हुए नहीं जा रहा यूरोप, इंडिया का शिपमेंट ये पूरा केप ऑफ गुड होप होते हुए यूरोप जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा थोड़ा लॉस हो रहा है, हमारा क्या बहुत ही ज़्यादा जगह पे लॉस हो रहा है, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं कार्गो शिप पे रेड सी वाले रीजन में। तो आपके लिए बाब एल मंदेब स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट की अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन मेरे से पूछोगे ना तो ये है, दिस इज़ बाब एल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बाब एल मंदेब, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्योंकि अभी कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहा है बाब एल मंदेब स्ट्रेट, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो बाब एल मंदेब स्ट्रेट जो है वो पूरा ब्लॉक रहने की वजह से इतना लॉस हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यूज़, डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 17 अगस्त, एंड डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो आपसे मैंने एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा है, उसके अलावा एमपॉक्स से रिलेटेड चीज़ मैंने आपसे पूछी थी कि जूनोटिक क्या है, एंड आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आप ये 2 आंसर्स ही आज करें मुझे न्यूज़ में, और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है, एंड कीप रीडिंग। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू।